Hello and welcome to our channel, and today we are going to deal with a very important subject and इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू रखेंगे। यूपी स्पेशल जीके। हम जानते हैं कि ये सब्जेक्ट जो होता है वो प्रत्येक एग्जाम में, चाहे हम यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी पीसीएस, ये सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो इसको हम सबसे पहले चालू करेंगे पूरा पाषाण काल से। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो ज्ञात समय है, जो ज्ञात टाइम पीरियड, वो 400 वर्षों पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति देखें तो इंडिया के मैप में आप ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश अगर आज की स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश लगभग 8 राज्यों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो उत्तर प्रदेश लगभग हम देखें तो चाहे हम बात करें बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है, चाहे हम बात करें गौतम बुद्ध, चाहे भारद्वाज, चाहे वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि ऋषि मुनियों की तपोभूमि उत्तर प्रदेश रहा है। उसके बाद आप देखते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 धर्म, जैन और बौद्ध धर्मों के संपर्क में भी उत्तर प्रदेश आया। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थान हैं जो कि जहाँ पर पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा इतिहास जो है, हम लोग प्राचीन इतिहास से चालू करते हैं। ये हमारा स्टोन एज है जिसको हम लोग पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल में 3 काल होते हैं, हमको पता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं थी। पूरा पाषाण काल में जो लोग होते थे वो अपना जीवन शिकार से अपना जीवन सरवाइव करते थे। और उस समय अगर हम बात करें जो उनके पास हथियार होते थे, हथियार भी बहुत अच्छे नहीं होते थे, बहुत बड़े हथियार और अनपॉलिश्ड हथियार होते थे, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई भी होती थी। लेकिन तब भी वो शिकार पर ही अपना लाइफ सरवाइव कर रहे थे। पूरा पाषाण काल में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर हम जानते हैं कि ये एक प्रकार की शिकार आधारित व्यवस्था थी इस काल में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो इसके साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, तो वो जो है हम जानते हैं, जैसा इलाहाबाद के बेलन घाटी में मिले हैं। उसके बाद आप देखेंगे चंदौली के चकिया में। उसके बाद आप देखेंगे सिंगरौली में इत्यादि जगहों पर उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हमको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थान है जहां पर पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हमको मिले हैं। तो इतनी जानकारी। उसके बाद हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या होता है? मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल में हम लोग जानते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, यहाँ पर पशुपालन यहाँ पर चालू हो गया था। पशुपालन मध्य पाषाण काल में चालू हो गया था। इसके साथ ही साथ थोड़ी बहुत जानकारी कृषि के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी हमको आग के बारे में भी हो गई थी इस समय। इसके बारे में कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस किस जगह पर मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं, तो इसके लिए हम जानेंगे प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में अगर आप देखेंगे तो सराय नाहर, महदहा, दमदमा,
सराय नाहर महदहा दमदमा। उसके बाद आप देखेंगे तो इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी मध्य पाषाणकालीन जो है मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं। आप देखेंगे मिर्जापुर के, इलाहाबाद के करछना, कोराम इत्यादि स्थानों पर भी मध्य पाषाणकालीन सभ्यता साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। तो ये बात थी मध्य पाषाणकालीन। उसके बाद हम बात करते हैं नवपाषाणकालीन कि नवपाषाण काल में उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हमको केवल यही देखना है कि चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, चाहे वो मध्य पाषाण काल हो, चाहे वो नवपाषाण काल हो, तीनों समय में उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर तीनों के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो जैसे नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं थी, अगर हम विशेषताओं की बात करेंगे तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर कृषि अच्छी खासी यहाँ पर विकसित हो गई थी। पशुपालन, जैसा कि हमने देखा कि मध्य पाषाणकालीन काल में ही काफी ज्यादा प्रचलित था, तो पशुपालन भी यहाँ पर होता था। आग की एक जानकारी हमको हो गई थी। बर्तन बनाना हमको आ गया था, बर्तन पर जो है हम लोग चित्रकारी भी करते थे, बर्तन पर हम लोग चित्रकारी भी करते थे। चित्रकारी का सबसे अच्छा साक्ष्य अगर आपको जानना है कहीं, तो परीक्षा में कई बार आ चुका है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिलता है। वो चाहे आप पूरा पाषाण काल में बात करें, चाहे मध्य पाषाण, चाहे आप नवपाषाण काल में बात करेंगे, तो जो साक्ष्य मिलते हैं वो भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिलता है। तो बर्तन में चित्रकारी बनाते थे, उसके साथ ही साथ आवास वगैरह बनाना भी, इसमें थोड़ा बहुत जानकारी इस काल के लोगों को थी। इसके कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश में साक्ष्य मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के किन किन जगहों पर नवपाषाणकालीन हमको साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इलाहाबाद, सोनभद्र, प्रतापगढ़, इन सारी जगहों पर नवपाषाणकालीन साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो ये बातें हमको पता होनी चाहिए उत्तर प्रदेश से संबंधित कि पूरा पाषाण काल में कहाँ कहाँ कौन कौन से साक्ष्य हमको मिलते थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और बात करते हैं। देखिए, हम लोग आयरन एज के बाद पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये कहां से कहां तक फैली थी, तो हम लोग जानते हैं ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान, आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है ये पाकिस्तान है वाला एरिया है, यहीं पर है बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और भारत के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पहले के हमारे जम्मू और कश्मीर में भी ये सभ्यता फैली थी।
और खास करके उत्तर प्रदेश में भी फैली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यह सभ्यता फैली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ थी, तो इसके लिए आप जाएंगे आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है। फिर आप देखेंगे हुलास जो है वो सहारनपुर में है, हुलास और सहारनपुर में है। फिर आप देखेंगे मांडी, कैराना, ये सब उत्तर प्रदेश में। यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, और जैसा कि आपने सुना होगा सिंधु घाटी, हम लोग अभी तक पाषाण काल के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश में खासकर किस किस जगह पर फैली थी, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमने किया। अब हम बात करते हैं, जैसा आपने सुना होगा कि 6वीं शताब्दी के शुरुआत में ही भारत जो था वो 16 बड़े बड़े राज्यों में विभाजित था, जिसको हम लोग महाजनपद के रूप में जानते थे। और 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के थे। तो उन महाजनपदों में 8 जो उत्तर प्रदेश के थे उसकी राजधानी क्या थी और वो कौन कौन से थे जो उत्तर प्रदेश में थे, वही हमको देखना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे और उनकी क्या राजधानी है, ये हम देखेंगे, और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसा मैंने यहाँ बनाने का प्रयास किया है उत्तर प्रदेश को अलग से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मल्ल लिखा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे जो कुरु, मैं लिख देता हूं यहां, कुरु राज्य की राजधानी थी, कुरु महाजनपद की राजधानी थी, वो थी इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली के पास में था, और ये दिल्ली के आसपास फैला हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे ये है बरेली, और बरेली में कौन से महाजनपद की राजधानी थी, तो पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो अहिच्छत्र थी, अहिच्छत्र या कांपिल्य, आप देखेंगे अहिच्छत्र और कांपिल्य 2 जगह थी। तो अहिच्छत्र कहाँ था, वो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, आप देख रहे हैं इधर बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद इत्यादि के आसपास में पांचाल महाजनपद की राजधानी फैली थी। उसके बाद अगर हम बात करें मथुरा की, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मथुरा है, जो मथुरा महाजनपद था, मथुरा महाजनपद का जो राजधानी था, मथुरा तो जगह है, सूरसेन महाजनपद था, और सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो थी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी वो क्या थी, वो मथुरा थी। आप देख रहे हैं एकदम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा है यहाँ पर। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। देखिए ये परीक्षा में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन से महाजनपद की राजधानी क्या है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ आएंगे तो जो चेदी महाजनपद थी, चेदी महाजनपद, इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ है, सुक्तिमती। और सुक्तिमती कहाँ है, तो सुक्तिमती बांदा के, सुक्तिमती जो है ये बांदा के आसपास में फैला हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे वत्स महाजनपद की राजधानी, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, महाजनपद, और कौन कौन से उत्तर प्रदेश में थे उसको, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो कौशाम्बी में थी। कौशाम्बी हम जानते हैं इलाहाबाद के आसपास में है कौशाम्बी। उसके बाद देखेंगे
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि इलाहाबाद के आसपास में है। चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती थी, जो कि बांदा के आसपास में है, बांदा में है। उसके बाद काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, जो कि वाराणसी के आसपास में फैली हुई थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, जो कि वाराणसी के आसपास फैली हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे मल्ल की राजधानी मल्ल महाजनपद की राजधानी जो है वो है कुशीनगर। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी। उसके बाद लास्ट में कोसर महाजनपद की राजधानी जो थी वो साकेत या श्रावस्ती, हम बोलते हैं इसको साकेत या श्रावस्ती, जो कि अयोध्या के आसपास में, आप देख सकते हैं यहाँ पर अयोध्या फैजाबाद के आसपास में फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे और 8 के राजधानी हमको पता होना चाहिए। कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास थे, पांचाल अहिच्छत्र या काम्पिल्य बरेली के आसपास में, सूरसेन मथुरा के आसपास में, और मथुरा उसकी राजधानी, चेदी की शुक्तिमती जो कि बांदा के आसपास में है, वत्स की जो है वो कौशाम्बी है जो कि इलाहाबाद के आसपास में है। उसके बाद आप देखेंगे तो काशी की वाराणसी के आसपास में, मल्ल की कुशीनगर और कौशल की साकेत या श्रावस्ती जो कि अयोध्या के आसपास में ये राजधानियां हैं। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, कभी कभी मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है यूपी स्पेशल में, मैच द फॉलोइंग। तो ये इसका ऑर्डर गड़बड़ कर देगा और कहेगा इसको मिलाइए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया महाजनपद के बारे में। तो आई थिंक यहाँ पर आपको विजिबल भी होगा किस तरीके से 8 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में थे और उनकी राजधानी क्या थी उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने बताया था कि 2 धर्मों का भी उद्भव हुआ 6वीं शताब्दी के बाद में। आप देखेंगे वो कौन कौन से धर्म थे, तो हम जैसे जानते हैं जैन धर्म। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसके संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, जो कि कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं हम लोग। जैन धर्म में अगर हम जाने तो चाहे वो पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ और भी कुछ 1-2 थे जिनका जो जन्म स्थल है ऋषभनाथ, अजितनाथ, इनका जन्म स्थल अयोध्या से संबंधित है। आप देखेंगे एक स्थान है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, जो कि मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिर आप यहीं पर देखेंगे जो सातवें तीर्थंकर हैं, जिनका नाम है 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ। उनका जन्म स्थल वाराणसी से संबंधित है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जैन धर्म के बारे में। जैसा हम जानते हैं 24 तीर्थंकर थे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हिस्ट्री की क्लास चालू होगी, तो वहाँ पर मैं एक बातें आपको एक धर्म के बारे में, उसके ओरिजिन से लेकर के उसके समाप्ति तक हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। लेकिन क्योंकि यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जैसे अयोध्या से संबंधित, देवगढ़ से संबंधित, वाराणसी से संबंधित जो बातें हैं इस टॉपिक में मिलेगा, हम लोग उसको कवर अप करते चलेंगे। और एक बातें मैं बता दूं आपको यूपी स्पेशल में, ये मेरी क्लास होने के बाद लगातार जितने भी पार्ट बनेंगे
पूरा होने के बाद गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ये जैन धर्म था, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जो प्रवक्ता माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं, वो है गौतम बुद्ध। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। माता का नाम इनके था माया देवी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी नामक जो कि नेपाल में है। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, जो कि उत्तर प्रदेश के कपिलवस्तु राज्य में, छोटे से राज्य में इनको राजा के रूप में निर्वाचित किया गया था। और कपिलवस्तु इस समय कहाँ है? तो सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर एक जिला है, उसी का पार्ट है कपिलवस्तु। और माया देवी जो है ये गोरखपुर के कोली, गोरखपुर के एक कन्या थी, कोली एक कन्या थी ये, और ये गोरखपुर से थी। ये हो गया इनके पिता, ये हो गया इनके माता। उसके बाद मैं बता दूं कि ये 29 वर्ष की उम्र में ये गृह त्याग दिए और गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। और इसी गृह त्याग को क्या बोला जाता है? ये कई बार पेपर में आ चुका है। इसी गृह त्याग को हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया था और इसी को हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद कुछ समय के पश्चात इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था, पहला उपदेश जो दिया, पहला उपदेश ये सारनाथ में दिया। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जानते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जानते हैं, पहला उपदेश जो सारनाथ में इन्होंने दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई और उस मृत्यु को हम लोग किस रूप में जानते हैं? इनकी मृत्यु को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो आप देखेंगे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर आप देख रहे हैं यहाँ पर है, जो कि मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और इसको हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने महानिर्वाण की प्राप्ति की। तो यहाँ पर 3 टर्म है, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन और महानिर्वाण। गौतम बुद्ध ने जो अपना गृह त्याग किया था उसको हम लोग किसके रूप में जानते हैं? तो उसको हम लोग अभी हमने लिखा था, उसको हम लोग तो महानिर्वाण को हम लोग मृत्यु के रूप में जानते हैं और धर्म चक्र परिवर्तन जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसके रूप में जानते हैं। और
जो इन्होंने ग्रह त्याग किया था उसको हम लोग क्या जानते हैं, महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं। तो ये 3 टर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं हम लोग, ये बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बाद हम लोग बात करेंगे मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल के बारे में जैसा हम लोग जानते हैं, इस काल की जो स्थापना किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और कैसे किया गया था, तो नंद वंश को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अगर आप देखेंगे मौर्य काल का जो विस्तार था, तो आप देखेंगे पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर के पूरब में बंगाल और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। इस प्रकार का इनका मौर्य काल का विस्तार था। तो आप देख सकते हैं कितना विशाल इन्होंने एरिया कवर किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का विघटन करके समाप्त करके इन्होंने मौर्य काल का इन्होंने नींव रखा। उसके बाद इसका विस्तार आप देख सकते हैं कितना भयावह है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका बेटा बिंदुसार गद्दी पे बैठा। बिंदुसार के बाद आप देखेंगे तो अशोक बैठा, और अशोक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक ज्यादातर क्यों जाना जाता है, तो अशोक अपने अभिलेखों के लिए जाना जाता है। अशोक के कौन कौन से अभिलेख, तो आप देखेंगे अशोक के कौन कौन से अभिलेख हैं। अभिलेखों में अशोक के अभिलेखों में आप देखेंगे कौशाम्बी अभिलेख, फिर आप देखेंगे मेरठ अभिलेख, मेरठ स्तंभ लेख, कौशाम्बी, मेरठ, टोपरा लघु स्तंभ लेख, टोपरा लघु शिलालेख, कौशाम्बी अभिलेख, मेरठ अभिलेख। तो ये सब क्या थे, अशोक के कुछ अभिलेख थे जो कि उत्तर प्रदेश में थे। तो इस तरीके से मौर्य काल आगे बढ़ा, और मौर्य काल जो है इस तरीके से आप देखेंगे फला फूला और आगे बढ़ा।